कुछ दिन पहले हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आई जिसने मेडिकल स्टोर पे से अपने आप बिना डॉक्टर को बताए एमटीपी पिल ले लिया, एबॉर्शन पिल ले लिया। उसके कुछ दिन के बाद 2 से 4 दिनों के बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, पेट फूलने लगा और एक साइड बहुत एब्डोमिनल पेन होने लगा। तो उसको किसी डॉक्टर ने बाहर से सोनोग्राफी करने का बोला तो पता चला कि उसके पेट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और पेट के अंदर ब्लीडिंग चालू हो गई। ऐसे बहुत सारे कॉमन पेशेंट्स होते हैं जो अपने आप अपनी मर्जी से बाहर से एक्टोपिक बिना प्रेगनेंसी को डायग्नोस करे इंट्रायूट्राइन है कि नहीं उसको एमटीपी पिल ले लेते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप कर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। आज हम लोग बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वो प्रेगनेंसी जो अपनी जगह पे नहीं होती है, जो हमको सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती है। सपना, क्या होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे हम नाम से ही समझते हैं कि एक्टोपिक शब्द का मतलब होता है कि जो अपनी जगह पर नहीं है वो कोई दूसरी जगह पर है। और यहाँ पे हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं जैसे, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब कि वह प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी में नहीं है, यूट्रस में नहीं है, कहीं यूट्रस के बाहर है। अगर इसमें हम थोड़ा विस्तार में समझें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई सारी जगह पे हो सकती है। जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन वो ट्यूब में होती है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे वो ओवरीज में हो सकती है। तीसरे नंबर पर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है, कई बार एब्डोमेन में कहीं पे मिलती है। कभी कभी सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसीज होती हैं कि पिछला जो ऑपरेशन हुआ है सिजेरियन उसके ऊपर प्रेगनेंसी है। और कभी कभी बहुत रेयरली सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जा सकती है। जैसे मैं स्ट्रक्चर से समझाना चाहूँगी, थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब का क्या एनाटॉमी होता है वो हम समझते हैं। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस का माउथ सर्विक्स है और ये 2 साइड की फेलोपियन ट्यूब्स है और 2 साइड की ओवरीज है। तो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं। जो यूट्रस से अटैच होता है उसको हम इंटरस्टिशियम और इस्थमस के नाम से जानते हैं। फिर हमारा एक एम्पुलरी पार्ट होता है जहाँ पे स्पर्म और अंडा फर्टिलाइज होते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली प्रेगनेंसी बनती है। और लास्ट में हमारा जो पार्ट होता है उसको हम फिमरियल एंड के नाम से जानते हैं। तो जो प्रेगनेंसी है वो पहले फर्टिलाइज होती है नली के अंदर और बाद में जाके बच्चेदानी में इम्प्लांट होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन उनका जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस यूट्रस में होना चाहिए उसकी जगह वो फेलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांट हो गई है तो उसको हम फेलोपियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये बताओ कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत रेयर है, हम लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। कितना अमूमन इंसिडेंस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 50 से 60 महिलाओं में से एक महिलाओं में हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने में मिलती है। और ख़ास तौर से एल्डरली प्रेगनेंसीज, IVF प्रेगनेंसीज, इनमें ज़्यादा देखने में मिलती है। लगभग 50 से 60 प्रेग्नेंट फीमेल्स होंगी तो उसमें से एक फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नॉर्मली हम लोगों को ओपीडी में देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये पेशेंट हमको सामने से आके बोलता है कि मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? डायग्नोसिस की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप सिम्टम्स बताओ, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? सबसे पहले पेशेंट जो महिला होती है उसका अगर पीरियड्स मिस हो गए, उनकी जो पीरियड की जो तारीख है अगर उनकी डेट मिस हो गई है तो उनको डाउट होने लगता है कि उनको प्रेगनेंसी है। या कई बार कुछ महिलाओं का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी रखने का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उन्हें अपने डेट के ऊपर जब उनके डेज मिस होते हैं तो घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग एमेनोरिया बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं उसको। और उस टेस्ट से उनको पता पड़ता है कि उनका वो प्रेगनेंसी कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या कभी कभी फेंट पॉजिटिव भी होता है कि बहुत हल्की लाइन हमको टेस्ट में दिखाई देती है। तो पहली बात उससे ये कंफर्म हो जाती है कि उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी है। अब नॉर्मली क्या है कि समाज में ऐसी धारणा है कि कई बार क्या होता है कि महीने के बाद ही लोग आते हैं बताने के लिए, लेकिन हमारे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो विदिन 1 वीक, डेट के विदिन 1 वीक के अंदर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलिए और उनको जाके बताइए। तो जब पेशेंट हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले हम लोग, हमारा फर्स्ट नंबर जो होता है वो यही होता है कि हम सोनोग्राफी करके, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके प्रेगनेंसी को चेक करना चाहते हैं कि कन्फर्म्ड
प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है कि नहीं। तो जब हम सोनोग्राफी करते हैं और हमको इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम उनकी पीरियड की तारीख से भी हम उसको चेक करते हैं, उनका पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं ये भी चेक करते हैं, उनका कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी होता है साथ में, और कई बार IVF प्रेगनेंसीज होती है जिनका कोई स्पेसिफिक डे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो वो भी हम सब साथ में लेके चलते हैं। और उस समय अगर हमको इंट्रायूट्राइन बच्चेदानी के अंदर अगर हमको प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है तब हमको एक्टोपिक का डाउट होता है। इसके साथ ही पेशेंट को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे उनको नोजिया, वॉमिटिंग, घबराहट जैसा भी कई बार लोगों को होता है, और ख़ास तौर से उनको लोअर अब्डोमिनल पेन, नाभि के नीचे के भाग में उनको अगर पेन होता है कई बार, तो वो सब हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पिशन की तरफ लेके जाता है। पेशेंट का क्लासिकल ट्रायड नॉर्मली होता है, एमेनोरिया मतलब उसका पीरियड मिस होता है, एब्डोमिनल पेन और कभी कभी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग PV, इन 3 सिम्टम्स के साथ यूजुअली पेशेंट हमारे पास आता है। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो हमको यूट्रस सॉफ्ट लगता है PV एग्जामिनेशन पे, और फोर्नाइशियल टेंडरनेस होता है, मतलब जो हम एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट को दुखता है। अल्ट्रासाउंड पे हमको यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक, अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस नहीं दिखते हैं, और प्रोब टेंडरनेस होता है। प्रोब टेंडरनेस माने जब हम लोग अपनी सोनोग्राफी की मशीन पेशेंट के अंदर ट्रांसवेजाइना में डालते हैं तो उसको थोड़ा सा दुखता है, उसको प्रोब टेंडरनेस बोलते हैं, वो एक सस्पिशन करता है। और हमको कभी कभी एडनेक्सा में मास दिखता है। एडनेक्सा मतलब यूट्रस के बाहर ओवरीज या फेलोपियन ट्यूब की जगह जहाँ होती है वहाँ पर हमको कुछ एबनॉर्मल चीज़ दिखती है, एडनेक्सल मास दिखता है, वो एक्टोपिक का सस्पिशन करता है। इन सब के साथ अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो हम लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डाउट होता है। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बीटा SCG बोलते हैं, और एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजी स्कैन कराते हैं। हमने डायग्नोसिस कर लिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। कभी कभी पेशेंट, आपने जैसे बोला, बहुत लेट आते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्यों इम्पॉर्टेंट है? दूसरे शब्दों में अगर मैं पूछूं, अगर ये डायग्नोसिस हुआ और पेशेंट ने कुछ नहीं किया तो पेशेंट को क्या नुकसान हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 वीक्स के अंदर अगर ये डायग्नोस हो जाता है और कंफर्म हो जाता है तो उसका हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पेशेंट लेट आता है, कई बार 2-2 महीने पे आता है और प्रेगनेंसी 8 वीक्स की हो गई, और अगर वो फेलोपियन ट्यूब्स में है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स बहुत सॉफ्ट और मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी के लोड को और उसकी वस्कुलैरिटी को सहन नहीं कर सकता, और किसी भी पॉइंट पर वो इमरजेंसी में रप्चर हो सकती है। और जब भी वो अगर फेलोपियन ट्यूब रप्चर होगी तो पेशेंट को, फीमेल को बहुत ज़ोर से दुखेगा, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, और साथ में उनको एकदम टॉरेंशियल ब्लीडिंग भी पेट में चालू हो सकती है, जो उनके लिए, उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैंने एक बीटा SCG करके एक ब्लड टेस्ट की बात की थी। हम लोग क्लिनिकल सिनेरियो आपको देते हैं। एक 25-26 साल की फ़ीमेल हमारे पास आती है, लगभग 1.5 महीना उसको मिस हुआ है, 15 दिन ऊपर मिस हुए हैं। अपने घर से उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और उसको थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन है। हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमको अल्ट्रासाउंड पर यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं दिख रही। क्लिनिकली हमको एडनेक्सा में भी कुछ प्रेगनेंसी जैसा नहीं दिख रही है। जैसे मैंने बोला, हम लोग बाहर एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे बीटा SCG। बीटा SCG करवाने के पीछे हमारा क्या मकसद है और हम लोग को उस वैल्यू से क्या पता चलने वाला है? अब पेशेंट के पास प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव और हमने सोनोग्राफी करी और हमको बच्चेदानी में प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है। मे बी एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की चमड़ी है वो थोड़ी थिकंड हो गई है, मे बी 1.2-1.3 मिलीमीटर की है, और थोड़ी मिनिमल प्रोब टेंडरनेस है। लेकिन अब इसमें हमारे लिए क्या होता है, कई बार बहुत शुरुआत की अर्ली प्रेगनेंसी भी होती है, ऐसी प्रेगनेंसी जो देर से चिपकी है, देर से रही है, इसलिए हमको बहुत वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी के साथ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि एक्टोपिक का सस्पिशन भी रखना पड़ता है, और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हमको वेट एंड वॉच भी करना पड़ता है। ये दोनों ही चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसीलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम बीटा SCG, जो एक ब्लड टेस्ट है, एक हार्मोनल टेस्ट है। बीटा SCG वह हार्मोन होता है जब प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो वो बॉडी में राइज होता है। तो इसीलिए जब हम बीटा SCG टाइटर हमारे पास आते हैं तो हम नंबर 1 उन टाइटर से कंफर्म कर पाते हैं कि उनको प्रेगनेंसी का टाइटर मतलब कितना लेवल ऑफ हार्मोन लेवल है, क्योंकि बीटा SCG के हार्मोन लेवल से हम कोरिलेट कर पाएंगे कि कब उनको हम सोनोग्राफी के लिए डायग्नोस कर पाएंगे। तो ये बीटा SCG का लेवल कितना होना चाहिए, कितना लेवल पे हमको कोई भी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड पे देख सकती है, और कब तक हम लोग उसको वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी का वेट कर सकते हैं? जी,
अभी जो अगर बीटा एसीजी का जो टाइटर है अगर वो समवेयर अराउंड 400 या 500 है तो अभी एक सोनोग्राफिक अपीयरेंस के लिए जेस्टेशनल सैक जो हम यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी का जो हमारा ब्लैक स्पॉट है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं उसके लिए मिनिमम 1500 से 2500 के बीच में रेंज होगी। बीटा एसीजी का टाइटर होगा तो ही हम उसको सोनोग्राफिकली हम उसको कंफर्म कर पाएंगे। इसीलिए अगर बीटा एसीजी का टाइटर 1500 से कम है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 से कम है, तो उस केस में हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई बीटा एसीजी लेवल बहुत कम है और हो सकता है कि या तो प्रेगनेंसी मिस हो रही है या प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में है, इसीलिए हम यहाँ पे वेट करना चाहते हैं और या एक्टोपिक है, तो तीनों ही चीज़ें माइंड में रखना चाहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि अभी बीटा एसीजी का टाइटर कम है इसलिए एक्टोपिक के अभी खतरे हमारे सिर पे नहीं है। जो अभी हमने बताया कि पेशेंट के लिए बहुत जानलेवा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी टाइटर कम है तो हम वेट कर सकते हैं। अब हम 48 आवर्स के बाद फिर से बीटा एसीजी लेवल्स को चेक करेंगे, फिर से एक ब्लड टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये 48 आवर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा एसीजी वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है और हर 48 आवर्स में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो डबल हो जाता है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोटोकॉल्स को देखा जाए तो कोई भी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए वो बीटा एसीजी टाइटर्स को ही एक्चुअली मॉनिटर कर रहे होते हैं, सोनोग्राफी तो वो बाद में करते हैं। तो 48 आवर्स में अगर ये टाइटर डबल हो रहा है तब हम आराम से बिलीव कर सकते हैं कि शायद अर्ली प्रेगनेंसी है और मे बी हमको प्रेगनेंसी 3-4 दिन के बाद हमको दिखेगी जब उसका लेवल हमारे 1500 से 2500 के बीच में आएगा। अगर ये टाइटर डबल नहीं हो रहा है देन उस केस में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि टाइटर 66% डबल हो रहा है, मतलब कितना परसेंट राइज हो रहा है उसका, और अगर वो 66% राइज हो रहा है या 66% से कम राइज हो रहा है, दोनों ही केसेस में या तो प्रेगनेंसी मिस हो रही है या फिर एक्टोपिक का हमको पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब अगर हमने पहला इनिशियल बीटा एसीजी का लेवल कराया और वो सपोज 400-500 के आसपास आया तो हम लोग 48 आवर्स के बाद बीटा एसीजी की वैल्यू के बाद रिपीट करवाते हैं। अगर 48 आवर्स के बाद बीटा एसीजी की वैल्यू डबल हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, लेकिन हमको अभी क्लियर कट दिख नहीं रही है। अगर 48 आवर्स के बाद उसकी वैल्यू डबल नहीं होती है लेकिन बढ़ती है तो फिर चांस है कि वो या तो एबनॉर्मल ग्रोथ है प्रेगनेंसी का या फिर वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक है। दोनों ही सूरतों में हमको 48 आवर्स के बाद दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा। सोनोग्राफी पे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या एक्टोपिक हो या प्रेगनेंसी का ग्रोथ नहीं हो रहा हो, उन दोनों ही केस में हमको डायग्नोसिस के लिए मिनिमम 1500 से 2500 की वैल्यू चाहिए। अगर 1500 से 2500 की बीटा एसीजी की वैल्यू आती है और उसके बाद भी हमको ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी पे इंट्रायूट्राइन भी प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, ओवेरियन प्रेगनेंसी भी नहीं दिखती है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर एडनेक्सा में भी प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, अरे इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, तो हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डाउट रखते हैं। अच्छा सपना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी सब पेशेंटों में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा होने के चांस हैं? दूसरे शब्दों में मैं पूछूं आपको कि इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर रह रही है वो कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकती है। उसमें हमारे कुछ मेन लिस्ट में ये होते हैं कि जिनको बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जिसको हम PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं, बार बार वाइट डिस्चार्ज, बार बार इन्फेक्शंस की जिनको प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स के जो हमारे फाइबर्स होते हैं, सीलिया होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी प्रॉपर यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाती है। सेकंड नंबर पे है कि जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है, ऐसी महिलाएं जिनको पहले एक बच्चा प्रेगनेंसी नली में रह चुकी है, या तो उनका मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहली प्रेगनेंसी में हो चुका है, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे हमारे आता है IVF प्रेगनेंसीज, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग 1 या 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो कई बार उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसीज या हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसीज भी रहने का चांस ज़्यादा रहता है। आप क्या ऐड करेंगे? इसके अलावा किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या उसका ट्रीटमेंट किया है, या पहले किसी ने बच्चे बंद होने का ट्यूबल लाइगेशन का ऑपरेशन करवाया है, लेप्रोस्कोपी के एब्डोमिनल कुछ भी, या फिर कभी कभी बच्चे बंद होने का ऑपरेशन को खुलवाते हैं ट्यूबल रिकैनलाइजेशन, उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। या फिर किसी को जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती, उसको पास हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है
और उसका हमने ट्यूबल सर्जरी की है, हमने माइक्रोट्यूबल एनास्टोमोसिस किया है या फिम्ब्रियोप्लास्टी किया है, तो उन केसेस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब मेन पॉइंट ये है कि ऐसा कोई भी प्रोसीजर या इन्फेक्शन जो ट्यूब को डैमेज कर रहा है, ट्यूब की एनाटॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है, उस तरह के केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने का सबसे ज़्यादा चांस है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी कब कर सकते हैं, कितने वीक्स पे कर सकते हैं? जी देखिए, अब तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, और अगर पेशेंट हमारे पास आए और पेशेंट की पीरियड्स की साइकिल एकदम रेगुलर है तो हम लोग लगभग 5 to 6 वीक्स के अंदर, मतलब मैक्सिमम 6 वीक्स और मिनिमम 5 वीक्स, जो वीक्स के बारे में बोलूँगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मंथ 4 days to 8 days के अंदर हमको मोस्टली आइडिया आ जाना चाहिए अगर उनकी साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हम लोग 6 वीक्स के आसपास करते हैं, और नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, पिछले हम लोग 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हम लोगों ने मैनेजमेंट किया है। रप्चर एक्टोपिक, जिसका हमको सबसे ज़्यादा डर है, 6.5 वीक्स के पहले नहीं होता है, इसलिए उसके पहले तक हम लोग थोड़ा सा आराम से वेट कर सकते हैं। पेशेंट को डराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पेशेंट को समझाने की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि एज ए क्लिनिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट, अगर फीमेल मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है और उसके डेज मिस हुए हैं और मुझे अगर जेस्टेशनल सैक नहीं दिख रहा है, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि उनको हम विद इन 1 वीक फिर से बुलाते हैं टू कंफर्म द इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको हम समझाते भी और काउंसिल भी करते हैं कि विद इन 1 वीक आपका ये जो सोनोग्राफी है कंपलसरी है, क्योंकि वी नीड टू कंफर्म। अगर वहाँ पे अगर हम जल्दी उसको डायग्नोसिस कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा उसका मेडिकल मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोस कर लिया है, अब सवाल आता है मैनेजमेंट का कि हम उसको कैसे ट्रीट करें। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो नली में रुक गई है वो अंदर यूट्रस के अंदर अपने आप नहीं आ जाएगी क्या, वो पूरे महीने तक नहीं चली जाएगी? उसके बारे में आप क्या बताओगे? इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले हमको थोड़ा सा ये इसका फिजियोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि जो स्त्री का अंडा और जो स्पर्म है, पुरुष का जो स्पर्म है, वो नली फेलोपियन ट्यूब्स के एम्पुलरी पार्ट, जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, कहा जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब्स की सीलिया होती है, उसके मूवमेंट से वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है विद इन 72 आवर्स। तो इसीलिए जब फेलोपियन ट्यूब को अगर कोई डैमेज है या कोई सर्जरी या प्रोसीजर की वजह से उसकी एनाटॉमी ऑल्टर्ड है, तो उस तरह के केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही यही है कि वो एबनॉर्मल जगह पे इम्प्लांट हो गई है, चिपक गई है, वो बच्चेदानी तक पहुंच नहीं पाई है, यहाँ की एनाटॉमी ऑल्टर हो चुकी है, तो इसीलिए वो प्रेगनेंसी वापस बच्चेदानी में नहीं आ सकती है। मतलब उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हमको ख़त्म करना पड़ेगा दवाइयों से या ऑपरेशन से। वो प्रेगनेंसी पूरे महीने नहीं टिकने वाली है, उसकी डिलीवरी नहीं होगी, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो माँ की जान को जोखम हो सकता है। वो हमारी साधारण अबॉर्शन के टैबलेट से भी हम वो उसका ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। ठीक, अब हमारे पास पेशेंट है, उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी 6 वीक्स के आसपास डायग्नोसिस कंफर्म है। अब हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, पेशेंट को क्या समझाएंगे? हम लोग दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे या ऑपरेशन करेंगे? इस तरह के केसेस में हमारे लिए पेशेंट की ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्राइमरी पेशेंट है जिसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करा है और उसमें अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हुआ है डायग्नोसिस का, तो हमारा ट्रीटमेंट में नंबर 1 हमारा प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट में यही रहता है कि हमको किसी भी तरह करके पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब्स को बचाना है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया है तो हम लोग उसका मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहेंगे जिससे पेशेंट का फेलोपियन ट्यूब सेव हो सके। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब है हम लोग इंजेक्शंस देंगे ताकि हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो नली में प्रेगनेंसी रुकी है उसको सुखा सकें, वहीं पर हम लोग उसको ख़त्म कर सकें। तो क्या होता है ये मेडिकल मैनेजमेंट? कौन सा इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन से पहले हम लोग क्या रिपोर्ट्स करवाते हैं और कितने दिन तक चलता है ये? एक एक चीज़ मैं करके पूछूंगा, क्या होता है ये मेडिकल मैनेजमेंट, कौन सा इंजेक्शन देते हैं? जी, तो जैसा कि क्वेश्चन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा क्राइटेरिया। तो इसमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया ये है कि हमारे बीटा एचसीजी लेवल के टाइटर्स कितने हैं। तो बीटा एचसीजी लेवल का जो टाइटर है, कोई भी टाइटर जो 10,000 से कम है, लगभग 5 to 7,000 से कम है, तो हम लोग वो लेके चलते हैं। प्लस द साइज ऑफ द मास, द एक्टोपिक मास, अगर वो 3.5 या 4 सेंटीमीटर से कम है। फीटल कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे की जो धड़कन है अगर वो एब्सेंट है,
और ओवरऑल पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब कि पेशेंट को कोई रप्चर नहीं है, उसके पल्स, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल है, तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट का डिसाइड करते हैं। और हमारी पेशेंट जैसे जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, जो हमने यहाँ पे केस ले रखा है, उसके लिए हम प्रिफर करेंगे कि अभी हम मेडिकल मैनेजमेंट करें। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग मीथोट्रेक्सेट करके एक इंजेक्शन देते हैं। मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन एंटी फॉलिक एसिड इंजेक्शन होता है। वो अर्ली प्रेगनेंसी को सुखाने में काम करता है। एक प्रकार का एंटी कैंसर ड्रग है, ताकि वो प्रेगनेंसी को सुखा सके और उसको तुरंत बीटा एससीजी की ग्रोथ होने से रोक सके। इसके 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक सिंगल डोज प्रोटोकॉल होता है और एक मल्टीपल डोज प्रोटोकॉल होता है। मल्टीपल डोज में हर दूसरे दिन पे हम लोग डे 1, 3, 5, 7 पे इंजेक्शंस देते हैं और ऑल्टरनेट डे पे फोलिनिक एसिड देते हैं, जो यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे सेटअप में प्रेफर नहीं करते, वो इंस्टीट्यूट लेवल पे प्रेफर करते हैं। हम लोग सिंगल डोज मीथोट्रेक्सेट प्रोटोकॉल देते हैं, नॉर्मली 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देते हैं। और जैसे हमने आज सपोज़ प्री ऑपरेटिव पेशेंट को जैसे हमने मेडिकल मैनेजमेंट के लिए काउंसल किया, पेशेंट रेडी हो गया, तो फिर हम लोग पेशेंट का सारा ब्लड का वर्कअप लेते हैं, प्री ऑपरेटिव क्रिएटिनिन, SGPT, CBC, ब्लड ग्रुप, सारी रिपोर्ट्स हम लोग करवाते हैं। उसके बाद हमने मीथोट्रेक्सेट का एक इंजेक्शन लगा दिया, उसको हम लोग डे 0 गिनते हैं। डे 0 के बाद हम लोग डे 4 पे दोबारा बीटा एससीजी का लेवल करवाते हैं। और बीटा एससीजी का जो डे 4 पे लेवल है, अमूमन तौर पे 10 to 15% बढ़ता है जितना हमारा बेसलाइन लेवल था। सपोज बेसलाइन लेवल हमारा 2000 था, तो हो सकता है कि डे 4 पे हमारा वो लेवल 2500 हो या 2500 हो। लेकिन अगर डे 4 पे वो लेवल 2000 की जगह 4000 या 5000 हो जाता है, तो हम लोग एक बार दोबारा मीथोट्रेक्सेट को रिपीट करते हैं। उसके बाद हम लोग डे 7 पे दोबारा बीटा एससीजी रिपीट करते हैं और उसके बाद हर हफ्ते हम लोग बीटा एससीजी रिपीट करते हैं। हमारा ये टारगेट होता है कि यूजुअली डे 7, डे 14, डे 21, डे 28 उस पर हर बार बीटा एससीजी की वैल्यू कम से कम 50% डिक्रीज़ होती रहे। और ऐसा 4 से 5 हफ्ते तक जब तक डिक्रीज़ होगी, तब तक हमको जब तक ये वैल्यू 0 नहीं आती, 5 के नीचे नहीं आती, तब तक हम लोगों को ये करना है। शुरू का 1 हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बीच बीच में पेशेंट को पेन भी होगा। पेशेंट को हम लोग ये काउंसिल करके रखते हैं कि आपको बाथरूम अकेले नहीं जाना है, बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं करना है, घर पे हमेशा कोई होना चाहिए, जितना हो सकता है रेस्ट करना है, हैवी फिजिकल लेबर नहीं करना है। और अगर कभी भी तुरंत चक्कर आए, आंखों के आगे अंधेरा आए, सिवियर एब्डोमिनल पेन हो, तो हॉस्पिटल में तुरंत बताने के लिए आना है। आइडियली जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट करके रखते थे, पर आजकल पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता है, इसलिए उसको घर पे ही रखते हैं। अभी कोविड के टाइम पे लगभग सबके पास SpO2 पल्स मॉनिटर होता ही है, तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप दिन में 4 बार पल्स SpO2 मॉनिटर करें अपना, और आपका अगर पल्स बढ़े तो उससे हमको समझ में आएगा कि आपका रप्चर होने का चांस है, तो हमको शायद आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है। लेकिन हम लोग पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट करने से पहले ये काउंसल करते हैं कि आपको कुछ परसेंटेज केसेस में सर्जरी करने की चांस पड़ सकती है। सर्जरी करने में मतलब है या तो हम लोग लेप्रोस्कोपी करके देखें या फिर लेप्रोटॉमी करें, वो करने का चांस रहता है और पेशेंट को उसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। तो सपना हम लोग सर्जरी करने का क्यों अवॉइड करते हैं, पहला मेडिकल मैनेजमेंट क्यों प्रेफर करते हैं? जी, आपने बहुत विस्तार में अच्छे से मेडिकल मैनेजमेंट बताया और दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इंजेक्शन्स होते हैं बहुत नॉर्मल इंजेक्शन होते हैं और इंट्रामस्कुलर कमर में दिए जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग ट्यूब को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी को सुखाने का काम कर रहा है, तो प्रेगनेंसी अपने आप में सूख जाएगी और जैसे ही उसके लेवल 0 हो जाएंगे धीरे धीरे वो 0 हो जाएगी। पर जब हमको सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है तब हमको उसमें फेलोपियन ट्यूब को डैमेज होगा, क्योंकि हमारा जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो हम सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। जब इमरजेंसी में पेशेंट को रप्चर हो गया है, अचानक से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चालू हो गई और जैसा कि आपने बताया कि चक्कर आ गए और अंधेरा हो गया और पेशेंट का BP फॉल हो रहा है और पेट में ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस तरह के केसेस में हमको इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ता है।
और अगर हम इमरजेंसी सर्जरी में, क्योंकि ऑलरेडी ट्यूब रप्चर हो गई है, ट्यूब ऑलरेडी डैमेज्ड हो गई है, तो उस तरह के केसेस में हम ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को सेव नहीं कर पाएंगे और हमको सल्पिंजेक्टमी, ट्यूब को काट के उसको निकाल देना पड़ेगा। और एक बार अगर फैलोपियन ट्यूब इस साइड की निकल जाएगी तो पेशेंट का भविष्य का जो प्रेगनेंसी है वो रहने में तकलीफ हो सकता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट नंबर पे मेडिकल मैनेजमेंट ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, एक आपने मेडिकल क्राइटेरिया बताया था कि मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हमको एक क्राइटेरिया होना चाहिए। सपोज पेशेंट उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है, उसका बीटा एचसीजी बहुत ज़्यादा है, या उसको लीकिंग चालू हो गया है, या वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, उस केस में हमको पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करना पड़ता है। पेशेंट अगर रेडी नहीं है, अगर हेमोडायनेमिकली स्टेबल है और बीटा एचसीजी ज़्यादा है, तो क्या हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल दे सकते हैं? देखिए, इसमें हम लोग है ना, हमारे लिए ये जो इमरजेंसी रप्चर है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता है और हम लोग पूरी तरीके से पेशेंट को काउंसिल करते हैं। और जैसे आपने बताया कि अगर वो घर में रहते भी हैं तो भी हम पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। और हमको इस समय पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट लेते हैं तो कितना % उनको फ़ायदा होगा और रप्चर होने का कितना % रिस्क है, और इमरजेंसी सर्जरी के लिए उनको भी मेंटली तैयार रहना पड़ेगा और हमको भी हमारी हमारी हॉस्पिटल की जो ओटी की, ऑपरेशन थिएटर की है, तैयारी रखनी पड़ेगी, चाहे वो रात को करना पड़े चाहे वो दिन में करना पड़े। तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को पूरा समझाना पड़ेगा। और इसमें हम लोग है ना उनको एडवाइस करते हैं, अगर चाहें तो एक ट्रायल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं, बट उसमें इमरजेंसी सर्जरी के लिए उनको रेडी रहना पड़ेगा। अगर पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है तो ही मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल दे सकते हैं। अगर उसका पल्स बीपी बढ़ा हुआ, बीपी कम है, पल्स ज़्यादा है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, तो मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल बिल्कुल नहीं देते। अगर बीटा एचसीजी थोड़ा लिमिट से ज़्यादा है तो और पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट की जिद करता है तो सारे रिस्क समझा के उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके ही मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। उसको ये समझा के रखते हैं कि आपको 10-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने की तैयारी रखनी पड़ेगी, ताकि अगर इमरजेंसी में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग तुरंत इमरजेंसी में आपका सर्जरी कर सकें। अच्छा, हम लोग सर्जरी की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग 2 रूट होते हैं, लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटॉमी करते हैं हम लोग, दोनों में सेम ही चीज़ है। एक होता है खाली पेट के अंदर गैस डाल के लेप्रोस्कोप से करते हैं। क्या मेजर सर्जरी हम लोग उसमें करते हैं, कौन सी टाइप की सर्जरी करते हैं? अगर फिम्ब्रियल एंड पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिख रही है तो क्या हम लोग कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब को बचाने की कोशिश कर सकते हैं? जी, अभी जैसा आपने सवाल पूछा है कि है ना सर्जरी में हम क्या करते हैं, तो ये आपने जैसे फिम्ब्रिया की बात करी, तो जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो फूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो फैलोपियन ट्यूब का एक एंड है, उसको फ्री एंड, वहाँ पे हम उसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। और अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी रही है, क्योंकि सबसे पहले हम सर्जरी में ओपन करेंगे और हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कितना एक्टिव ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग को सब कुछ सक्शन करके फिर हम ट्यूब को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है। और अगर फिम्ब्रियल एंड से ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग ट्यूब को मिल्क करके, उसको स्क्वीज़ करके, मिल्किंग करके हम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकाल सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है तो हम ट्यूब को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने साल्पिंजेक्टोमी बताया, उसके 2 प्रकार होते हैं, पार्शियल साल्पिंजेक्टोमी और टोटल साल्पिंजेक्टोमी। सपोज हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ बीच में रही है, तो कुछ साल पहले तक लोग पार्शियल साल्पिंजेक्टोमी करते थे, उसके पहले यहाँ की फैलोपियन ट्यूब निकाल देते थे। उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? अभी पहला केस सिनेरियो हमारा था कि फिम्ब्रियल एंड, जो उसका फ्री एंड है, बिल्कुल एंड में, वहाँ पे हमने करा। अभी आप जैसे बोल रहे हैं बीच में हुआ, अभी क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो जब हमने देखा कि यहाँ बीच में ट्यूब रप्चर हुई है तो इधर का ट्यूब पूरा डैमेज हो गया है, वहाँ से ब्लीडिंग हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लैम्प करके उसको काटते हैं, जिसको हम पार्शियल साल्पिंगेक्टमी बोलते हैं। साल्पिंग मतलब फैलोपियन ट्यूब और एक्टमी मतलब काटना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा डेड एंड बचा है, जहाँ से हमने कट करा, और जो हमारा थोड़ा सा पार्शियल एंड बचा है, उसमें भविष्य में फिर से रेकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने का चांस रहता है, और वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रहता है। इसलिए अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, और प्रेफरेबली डॉक्टर्स कंप्लीट सर्किल, क्योंकि अभी ये ट्यूब प्रेगनेंसी कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं बची है, और इसीलिए बेटर है कि भविष्य में उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी वापस से रिपीट ना हो, इसलिए वो कंप्लीट साल्पिंगेक्टमी करने का बोलते हैं। इसमें भी अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय है और अलग अलग ओपिनियन है। हमने साल्पिंजेक्टोमी कर दिया, टोटल साल्पिंजेक्टोमी कर दिया, उसके बाद ब्लड सक्शन कर दिया, पेशेंट हेमोडायनेमिकली सेटल्ड है,
पेशेंट घर चला गया, सब कुछ अच्छा हो गया। पेशेंट का दोबारा बीटा एचसीजी रिपीट कराने की ज़रूरत पड़ती है? मोस्टली जब सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने सर्जरी खुद से अपने आप से प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रिमूव कर दिए हैं और सब कुछ क्लियर हो गया है। मेडिकल मैनेजमेंट में वो रेगुलर बेसिस पे कराना है। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट ने अपने आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो घबरा के दौड़ के वापस आया, सर मेरा यूपीटी वापस पॉजिटिव आया है, मेरे को दोबारा प्रेगनेंसी रुक गई। क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत कॉमन केस सिनेरियो है, ना केवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे तो एक सर्जरी हुई है। इवन अबॉर्शन की गोलियों में भी लोग बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहते हैं। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बॉडी में जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ है, जो बीटा एचसीजी हार्मोन बढ़ा है, वो एकदम से डाउन नहीं होता है, वो ग्रेजुअली फॉल होता है, धीरे धीरे फॉल होता है। इट विल टेक 3 to 4 weeks। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव आता ही रहेगा ऑलमोस्ट 4 weeks तक। इसलिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं अब आपको दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तकलीफ हो तो डायरेक्ट हमारे पास आए बताने के लिए। अच्छा, उसके हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया सर्जरी करने के बाद, तो उसके बाद उसको पहला पीरियड कब तक आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है तो अंदर प्रेगनेंसी भले कहीं और इम्प्लांट हुई है। अभी जैसे हम ज़्यादा फेलोपियन ट्यूब्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो हार्मोनल चेंजेस के कारण जो बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, रेसिडुअल चेंजेस जो है, वो रेसिडुअल चेंजेस भी हो रहे हैं, वो थिकन भी हो रही है और वो बन भी रही है। तो इसलिए जब हमने प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर दिया, या तो प्रेगनेंसी इंजेक्शन से सुखा दी है या सर्जिकली रिमूव कर दी है, उसके बाद ये जो डेसिडुआ है ये फॉल ऑफ होगा, स्लप ऑफ होगा, और कभी कभी 1 महीने तक पेशेंट को थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग आती रहती है। तो मतलब पहले 1-1.25 महीने तक उसको ऐसा इरेगुलर पीरियड आता रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी करने के बाद क्या मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, उससे कुछ मेनोपॉज एज पे कुछ फ़र्क पड़ता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मेनोपॉज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेनोपॉज इस बात पे डिपेंड होता है कि ओवेरियन रिजर्व कैसी है, महिला के जो अंडकोश है, ओवरीज में अंडे कितने बाकी है और कितने वो ग्रेजुअली एज के साथ डिक्लाइन होते हैं। जबकि जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब्स में रही है, तो ये टोटली मिथ है और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट को साइकिल्स रेगुलर ही रहने वाली है? 1 to 2 साइकिल्स इरेगुलर रहती है। वो नॉर्मली कोई भी अबॉर्शन की पिल्स लेते हैं उसमें भी इरेगुलर रहती है, और उसके बाद वो फिर से रेगुलराइज हो जाती है। अगर पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी है और उसको पहले से इरेगुलर साइकिल्स है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स नहीं है, थायराइड नहीं है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर नहीं है, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व नहीं है, पीसीओडी नहीं है, तो यूजुअली ऑपरेशन के बाद उसको साइकिल्स रेगुलर रहने वाली है। अच्छा, ये दोबारा आपने बोला फेलोपियन ट्यूब का एक्टोपिक हो सकता है दोबारा, ऐसा क्यों होता है और कितने % चांस रहता है? जैसे हमने शुरू में ही बात करी है कि यहाँ पे जो एनाटमी है और जो हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीलिया, जो फर्टिलाइज्ड एग और ओवा का जो फर्टिलाइज्ड प्रेगनेंसी को ट्रांसपोर्ट करता है यूट्रस के अंदर, वहाँ का एनाटमी बिगड़ा हुआ है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। तो यही टेंडेंसी उनकी बॉडी में बनी हुई है और वो रिपीट प्रेगनेंसी में भी रह सकता है, और ऑलमोस्ट 40 to 50% चांस है कि उनको रिपीट एक्टोपिक हो सकता है। तो क्या पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट हमारे पास रोने लगते हैं कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो हम पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे, और क्या पेशेंट को आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ेगी अगली प्रेगनेंसी में, या वो नॉर्मल कंसीव हो सकता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने मेडिकल मैनेजमेंट करा है और उसका मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुआ है, जैसा सब हमने डिस्क्राइब करा है, तो हम लोग 3 to 4 months के बाद उनका एचएसग्राफी या सलाइन सोनोग्राफी करके टेस्ट करते हैं कि उनकी फेलोपियन ट्यूब का स्टेटस क्या है। 1 मिनट, आपने बोला 3 से 4 महीने के बाद, मेडिकल मैनेजमेंट में 3 से 4 महीना आपने क्यों बोला? जी, क्योंकि ये जो 3 months का जो पीरियड है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई थी जिसको हमने इंजेक्शन से सुखाने की कोशिश करी है और वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है, और वो हमने इस बात से डिसाइड करा है कि हमारे जो बीटा एचसीजी हार्मोन लेवल्स है वो <10 और 0 आ गए। तो हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कंप्लीटली प्रेगनेंसी को सूखना और उसका जो अंदर एनाटमी को नॉर्मलाइज होने में एटलीस्ट 3 months का हमको टाइम देना चाहिए। मीथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी फॉलिक एसिड ड्रग है। प्रेगनेंसी के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। मीथोट्रेक्सेट की असर बॉडी में लगभग 80 to 90 डेज तक रहती है। तो जब हमने मीथोट्रेक्सेट दिया और जब तक बीटा एचसीजी 0 आता है, उसके 3 महीने बाद तक हम पेशेंट को प्रेगनेंसी का ट्राई करने का नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर मीथोट्रेक्सेट की इफ़ेक्ट बॉडी में रही और प्रेगनेंसी पेशेंट ने ट्राई किया
तो बच्चे में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस कोढ़कापन आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग मिनिमम 3 मंथ्स तक बच्चे को पेशेंट को प्रेगनेंसी रखने का, बच्चे रखने का ट्राई नहीं करने का बोलते हैं। जैसा सपना ने बोला, मेडिकल मैनेजमेंट किया, 3 महीने के बाद हमने HSG किया, क्योंकि कभी कभी मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद प्रेगनेंसी वहाँ सूख जाती है और कुछ केसेस में वहाँ फेलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है। ऐसे हमने पेशेंट्स देखे हैं। तो वो फेलोपियन ट्यूब बंद है या खुली है, उससे हमको काफ़ी हद तक पता चलता है कि पेशेंट को वो फेलोपियन ट्यूब बंद है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग डिसाइड करने का बोलते हैं। अभी हमने क्या करा है कि मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल होने के 3 महीने बाद जब हमने फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग करी और जो फेलोपियन ट्यूब दोनों ही खुली है और जिसमें प्रेगनेंसी रुकी थी वो भी खुली है, तो शी कैन कंसीव नेचुरली। जैसे वो पहले कंसीव करी थी, वो नेचुरली फिर से कंसीव करने का उनके पास पूरा चांस है। और इस तरह से हताश और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस है या डैमेज हो गया है या फेलोपियन ट्यूब सर्जिकली एक रिमूव कर दी गई है पिछली प्रोसीजर में, तो भी पेशेंट के पास एक फेलोपियन ट्यूब है, तो उसके साथ भी उसको नेचुरल कंसीव करने का चांस अच्छा है। लेकिन इसमें उसको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ फॉलिकल मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और जिस महीने, जिस साइकिल में उनका जो अच्छी साइड का जो अंडा बना है और जिस साइड की फेलोपियन ट्यूब है, उस साइड का उनका मतलब ओवरऑल उनका 50% चांस का रिडक्शन होगा, बट स्टिल शी कैन कंसीव नेचुरली। खाली हमने सर्जिकल मैनेजमेंट किया है तो उसमें हमको 3 से 4 महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट अगले महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में 3 से 4 महीना हम लोग वेट करने का बोलते हैं। ट्रायल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट दिया, वो फेल हुआ, उसके बाद सर्जरी की, उसमें भी 3 से 4 महीना वेट करने का बोलते हैं। दूसरा चीज़, पेशेंट भविष्य में माँ बन सकते हैं कि नहीं। एक तो फेलोपियन ट्यूब निकालने के बाद चांसेस उसके पहले से आधे हो जाते हैं, लेकिन वो बाकी और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसकी ओवेरियन रिजर्व कैसी है, उसके हस्बैंड का सीमेन काउंट कैसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जैसे हमने देखे हैं जिनके आउटसाइड लेप्रोस्कोपी या फिर साल्पिंजेक्टोमी हुई है और वो हमारे यहाँ कंसीव होकर फुल टर्म डिलीवर भी हुए हैं और नॉर्मली कंसीव हुए हैं। बहुत सारे केसेस में IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाली अगर पेशेंट को मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक है, एक से ज़्यादा बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है, या फिर दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब निकाल दी है, या फिर वो सर्जरी या मेडिकल मैनेजमेंट करने के 1 से 1.5 साल तक ट्राई करने के बाद भी उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो ही हम लोग उसको IVF का सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि एक बार उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुका है तो पेशेंट को हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट हमको सामने से आके ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रोका है, तो पेशेंट को हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि अगर उसको 4 दिन 5 दिन ऊपर चढ़े तो उसको क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया है कि अगर किसी को अपनी लाइफ टाइम में कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी है तो भविष्य में उसको प्रेगनेंसी प्लान करना है या नहीं करना है। अगर उसके डेज मिस हो रहे हैं और अगर उनको प्रेगनेंसी का डाउट है तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट से वो घर में टेस्ट कर सकते हैं और तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर सोनोग्राफी से कंफर्म करा सकते हैं कि उनको रिपीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डाउट तो नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं कि अगर किसी ने ट्यूबल लाइगेशन करवाया है, बच्चे बंद होने का ऑपरेशन करवाया है, उसके बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुक सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखें। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अब तो हमने ऑपरेशन करवा दिया, अब हमको प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। प्रेगनेंसी एक्टोपिक रुक सकती है। ऐसे मैंने 2 केसेस देखे हैं और बुक्स में डॉक्यूमेंटेड भी है कि ऐसे केसेस हो सकते हैं। जैसा हमने वो बताया कि अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहा है, अगर उसको पीरियड इरेगुलर भी है या स्कैंटी पीरियड्स भी आए तो भी उसको घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुक सकती है। वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी और अगली बार उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या एडवाइस करते हैं? उसके लिए हम लोग एक बार ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एक गुड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक देना चाहते हैं और कंप्लीट एंटीबायोटिक्स का कोर्स, जिससे जो उनका एग्जिस्टिंग और रेसिडुअल इन्फेक्शन है उसको हम ट्रीट करना चाहते हैं। और इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सबसे बेस्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। वो ना ही नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है बल्कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करता है। अगर पेशेंट प्रॉपर ढंग से प्रॉपर डोज में बिना भूले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिकर होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। अच्छा, ये IVF पेशेंट्स में क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी,
आईवीएफ पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे हम मोर देन 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वैसे तो एआरटी रेगुलेशंस के अंदर हम 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसमें कई बार एक एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और कभी कभी दूसरा एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाता है और वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है, और इसको हम हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी भी के नाम से भी समझते हैं। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक बताया। पिछले 2 साल पहले एक पेशेंट का मैंने एचएसग्राफी किया था। एचएसग्राफी करने के बाद वो अगली साइकिल में ही कंसीव हो गई और वो दूसरी जगह चली गई। उसका मेरे पास रिपोर्ट आया कि उसको हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी था। एक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में था और एक प्रेगनेंसी यूट्रस में था। आगे पेशेंट को एक भी बच्चा नहीं है। तो ये हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्या ये पेशेंट में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो क्या है ये हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी? हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें 2 प्रेगनेंसीज रुकी है और एक प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है जिसको हम इंट्रायूट्राइन बोलते हैं, और एक प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, और मोस्ट कॉमनली ये फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। अब इस तरह के केस में क्या होता है कि अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी को हमको सेव करना है, उसको बचाना है, और अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नॉर्मली हमारी डेवलप हो रही है तो हमको सिर्फ जो फेलोपियन ट्यूब वाली प्रेगनेंसी है उसको हम डेवलप होने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब कभी भी रप्चर हो सकती है 6 वीक्स के बाद। तो उस तरह के केसेस में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट में हमको मदर को इंजेक्शन देना पड़ता है, और वो इंजेक्शन हमारी जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है उसके लिए भी हार्मफुल रहेगी। तो इस तरह के केस में हमको इमीडिएट सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है और हमको फेलोपियन ट्यूब काट के निकाल देनी पड़ती है, और दूसरी प्रेगनेंसी जो हमारी बच्चेदानी के अंदर है वो नॉर्मल ग्रो होने के लिए हमको वेट करना होता है। अच्छा, ये आईवीएफ में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नॉर्मली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो ये फंडस तक हम लोग अपना कैथेटर नहीं जाने देते। फंडस से लगभग 2.5 सेंटीमीटर नीचे हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर ये गलती से थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक चला जाता है तो वो ये एम्ब्रियोज़ यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं। इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने वाला जो डॉक्टर है कितना एक्सपीरियंस है, डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र है कि नहीं, ट्रांसफ़र करने के बाद यूट्रस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर के टिप पे ब्लड आया था कि नहीं, या फिर यूट्रस के पेरिस्टालसिस कितने हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड है कि नहीं, एडिनोमायोसिस है कि नहीं, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को आईवीएफ के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा कि नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, आपने बीच में सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया। आपने देखा है कभी सर्वाइकल एक्टोपिक कोई पेशेंट? मेरे एक्सपीरियंस में नहीं देखा है, आपने देखा है? मैंने एक पेशेंट देखा था सर्वाइकल एक्टोपिक। अच्छा, सर्वाइकल एक्टोपिक बहुत डिफ़िकल्ट केस है हमारे लिए, क्योंकि सर्वाइकल एक्टोपिक में सबसे ज़्यादा सर्विक्स प्रेगनेंसी यहाँ रुकती है सर्विक्स में, और यहीं आजू बाजू में उसके एकदम 2 सेंटीमीटर दूर होती है यूट्राइन आर्टरी। अगर सर्विक, जैसे हमने बोला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेन रिस्क रहता है कि वो ऑर्गन के नीचे जाती है, वेसल से ब्लड सप्लाई लेती है। अगर वो यूट्राइन में पहुंच गई तो हमको उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सर्वाइकल एक्टोपिक का नॉर्मल ट्रीटमेंट हम लोग हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, और अगर पेशेंट को बच्चा नहीं रुका है, ऐसे पेशेंट को हम लोग हिस्टेरेक्टोमी नहीं बोल सकते। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल एक्टोपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग डीएनसी भी नहीं कर सकते। अगर डीएनसी करने गए तो टॉरेंशियल ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस, इंटेंसिव मॉनिटरिंग और अर्ली मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसने ओवर द काउंटर ये एमटीपी पिल लिया था। उसके बाद 3 दिन के बाद उसको पेन हुआ, ब्लीडिंग हुआ। उसको किसी जनरल प्रैक्टिशनर ने रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा, और रेडियोलॉजिस्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस दिया था हमको, सिजेरियन स्कार एक्टोपिक, जिसका आपने आगे जिक्र किया था। तो पहली बात तो ये सिजेरियन स्कार एक्टोपिक क्या होता है और उसका इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है, और उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? जी, सिजेरियन स्कार एक्टोपिक का मतलब है कि प्रेगनेंसी पिछले वाले जो सिजेरियन सेक्शन है बच्चेदानी के, उसके स्कार के ऊपर जाके चिपक गई है। जैसे यहाँ पे अगर हम देंगे तो ये बच्चेदानी होती है, नॉर्मली लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में हमारा सिजेरियन स्कार होता है, और प्रेगनेंसी वहाँ जाके इम्प्लांट हो गई है, इसलिए हम उसको सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी बोलते हैं।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करेगी तो प्रेगनेंसी का जो ट्रोफोब्लास्ट या विलाय होते हैं वो सीजरियन स्कार के अंदर डेवलप होंगे, ब्लैडर की तरफ जा सकते हैं, एब्डोमेन की तरफ जा सकते हैं और स्कार उसमें रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमारे अगेन डायग्नोसिस कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज में प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट्स ओवर द काउंटर मेडिकल अबॉर्शन की टैबलेट्स लेके आते हैं, कोई सोनोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है और हमको ब्लीडिंग के साथ आते हैं और उसके बाद हमको ये नहीं पता पड़ता है कि वो प्रीवियस सैक जो जेस्टेशनल सैक ऑफ प्रेगनेंसी है वो ऊपर से यूट्रस में से खसक के नीचे सिजेरियन स्कार पे आ गया है कि ओरिजिनली वो सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे ट्रीटमेंट में आती हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि इसका ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत अलग होता है। अगर किसी का सिजेरियन स्कार पे प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टोटली अलग होता है। उसमें हमको सोनोग्राफी की गाइडेंस में उनको एक इन्वेजिव प्रोसीजर, एक सुई से हमको डायरेक्ट सिजेरियन जो जेस्टेशनल सैक है उसके अंदर हमको इंजेक्शन डालना पड़ता है उसको सुखाने के लिए। आप क्या बोलेंगे? हालांकि मेरा ऐसा मानना है ये सपना जो सिजेरियन स्कार का मैनेजमेंट के बारे में अल्ट्रासाउंड गाइडेड मेथोट्रेक्सेट जो बोल रही है, मेरा ऐसा मानना है सीधा लेप्रोस्कोपी करके वो स्कार को हमको डिसेक्ट करना पड़े और वो प्रेगनेंसी को बाहर निकाल के वापस उसको स्कार के ऊपर स्टिच लेना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है। क्योंकि सिजेरियन स्कार जो होता है बहुत पतला होता है और वो रप्चर होने का चांसेस कभी भी रहता है, इसलिए उसका बेस्ट मैनेजमेंट रहता है कि हमको उसको लेप्रोस्कोपी करके स्कार प्रेगनेंसी को रिमूव करना पड़े। हालांकि एक कन्फेशन करना चाहूँगा कि मैंने ये खाली बुक्स में देखा है, वीडियोज़ देखे हैं, बुक्स में पढ़ा है, अभी तक हमने अपने लाइफ में ये केस देखा नहीं है और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि बहुत 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 रेयर होते हैं। और हमको ऐसा सिखाया गया था कि एलिफेंट्स आर नॉट फाउंड ऑन स्ट्रीट, मतलब बहुत कॉमन चीज़ों को ही पहले सोचें, इसलिए सिजेरियन स्कार का डायग्नोसिस हम लोग जल्दी नहीं रखते। सपना कंक्लूड करने से पहले हमारे व्यूअर्स को आप कैरी होम मैसेजेस क्या देना चाहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी पीरियड से डेट मिस हुई है या दिन ऊपर चढ़े हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट आया तो विद इन 1 वीक अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए ज़रूर जाएं। कोई भी मेडिकल अबॉर्शन की गोलियां भी अगर लेनी है तो उसके पहले अपनी प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं उसको कंफर्म करें, क्योंकि अगर कोई कारण से प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब्स या बच्चेदानी के बाहर इम्प्लांट हो गई है तो अबॉर्शन की गोलियां उसमें ब्लीडिंग चालू कर सकती है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है अगर हम उनको 6 वीक्स के पहले या 6 वीक्स के अराउंड डायग्नोस कर सके, उसमें आपकी सर्जरी भी बचेगी और फैलोपियन ट्यूब भी सेव हो पाएगी। सारे पेशेंट्स में यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक, कभी कभी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट का जो कार्ड होता है, जो कैसेट होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सारे पेशेंट में क्लासिकल ट्रायड नहीं होता है, जो ट्रायड हमारा होता है एमेनोरिया, पेन और ब्लीडिंग सब में नहीं होता है। इसके लिए पेशेंट को भी एक्टोपिक सस्पिशियस रहना पड़ेगा और डॉक्टर को हर समय एक्टोपिक सस्पिशियस रहना पड़ेगा। अगर पीवी में फॉर्नाइशियल टेंडरनेस है या अल्ट्रासाउंड पे प्रोब टेंडरनेस है तो एक्टोपिक सस्पिशियस हमेशा रहना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स जो हमने बताए वो नहीं होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही और सर्जरी हो गई उसके बाद भी आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक सकती है, नॉर्मल पूरे महीने पे डिलीवरी हो सकती है, लेकिन सस्पिशियस हमेशा रखें। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमको ज़रूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।